हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू MDCZ। सो आज मैं इस वीडियो में आपको जैक कर्बी के द इटर्नल्स कॉमिक्स के 9th इशू की जो स्टोरी है वो एक्सप्लेन करूंगा, जिसका नाम है द किलिंग मशीन। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को भी प्रेस करो, ताकि तभी आपको हमारे नए वीडियोज़ की अपडेट्स हैं वो मिलती रहेगी टाइम टू टाइम। सो आपका ज़्यादा वक्त ज़ाया ना करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस इशू की स्टोरी की शुरुआत में हमें पता चलता है कि इकेरिस, मागो और मैकरी उड़ते हुए ओलंपिया में पहुंचते हैं। ओलंपिया मतलब इटर्नल्स की सिटी। मागो कहती है कि इटर्नल्स के इस शहर को बाहरी दुनिया से बहुत ही अच्छे से छिपाया गया है और इसे ढूंढना तो बिल्कुल ही आसान नहीं है। वो सभी अभी ओलंपिया में पहुंचने ही वाले होते हैं। लेकिन तभी अचानक जब वो सिटी में एंटर करते हैं तब एक जायंट ड्रैगन जैसे दिखने वाला मॉन्स्टर उन पर अटैक कर देता है। मैकरी भी उसे देखकर बहुत शॉक हो गया। ये क्रीचर अचानक से कहाँ से आया, उन्हें समझ ही नहीं आ पा रहा था। इकेरिस ने उन दोनों को वॉर्न किया। उस ड्रैगन ने इकेरिस को जिंदा निकलने की कोशिश की, लेकिन उस अटैक को डॉज करते हुए इकेरिस वहाँ से हट गया। तब इकेरिस ने अपने आंखों को इस्तेमाल करते हुए उस ड्रैगन पर एनर्जी बीम से अटैक कर दिया। उस अटैक के बाद सभी के सभी एक शॉक में थे, क्योंकि उस एक्सप्लोजन के बाद उस ड्रैगन जैसे दिखने वाले क्रीचर से और भी एक बड़ा मॉन्स्टर फॉर्म हो गया। इकेरिस उस मॉन्स्टर के अटैक को डॉज करने की बहुत कोशिश कर रहा था। मैकरी को यहाँ पे कुछ दाल में काला नजर आया। कुछ तो गड़बड़ है, वो समझ चुका था। इसे समझ आ गया कि हाँ, ये कोई अटैक नहीं है और ये किसी का एक गेम है। मार्गो वो सब नज़ारा देखकर दंग रह गई थी। मैकरी ने उसे कहा ओलंपिया में ऐसे कुछ नग है जो मस्ती के लिए ऐसे प्लान्स को इस्तेमाल करते हैं जो वियर्ड होते हैं। अगर हम इस मॉन्स्टर से छुटकारा पाना चाहते हैं तो हमें एक और छोटे मॉन्स्टर को ढूंढना होगा, मतलब कि वो जो ये शरारतें कर रहा है। मैकरी और मार्गो ने उसको ढूंढने के लिए निकल गए। वो मैकरी उसे देखकर थोड़े हैरान हो गई, क्योंकि उसकी खोपड़ी ग्लो कर रही। थोड़ी ही देर में मैकरी ने एक पिस्तौल जैसा वेपन निकाला और उस शैतान लड़के के और पॉइंट कर दिया। मैकरी ने उस पर उस वेपन से अटैक कर दिया। वो एनर्जी बीम सीधा जाके उस बच्चे के पिछवाड़े पे लगी और वो डिस्ट्रैक्ट हो गया। उस वजह से बाद मॉन्स्टर गायब हो गया। बाद में मैकरी ने कहा कि आखिर ये हेल्थ खत्म हो गया। मॉन्स्टर जिस दिमाग से आया था ना, वहीं पे वापस चला गया है। मार्गो ये जानकर हैरान हो गई कि वो मॉन्स्टर किसी की इमेजिनेशन से बना था। मैकरी चाहता था कि वो शैतान बच्चा टाइम टू टाइम डिसिप्लिन सीखे, लेकिन अपने इकेरिस बाबू की तो खोपड़ी सटकी पड़ी थी। वो बच्चा आगे जाकर डिसिप्लिन सीखे इतना टाइम इंतजार करने के मूड में तो वो बिल्कुल ही नहीं था। इकेरिस ने कहा कि आगे का तो पता नहीं, लेकिन वो बच्चा अभी थोड़ा डिसिप्लिन सीखेगा, वो भी उससे। उस लड़के का नाम था स्प्राइट। इकेरिस स्प्राइट का पीछा करने लगा ताकि वो उसे सबक सिखा सके। स्प्राइट ने इकेरिस को डम कहा। ओलंपिया के सभी लोग स्प्राइट और उसके इन हरकतों की वजह से परेशान हो चुके थे। वो चाहते थे कि स्प्राइट को अपने इस शैतानियों से सजा मिले। इकेरिस उसको चेस कर रहा था। दूसरी तरफ जुरस, जो कि इटर्नल का लीडर है, उसे आसपास के सिचुएशंस के बारे में अच्छे से मालूम था। डोमो वहाँ पर आया और उसने जुरस को कहा कि उसके इंस्ट्रूमेंट्स अब रेडी है और अब वो स्पेस गॉड्स के एक्टिविटीज़ को स्टडी कर सकते हैं। जुरस ने डोमो से थैंक्स कहा। साइबेरिया में सोवियत वॉर रूम में किसी एक स्पेस गॉड के फोटो को स्टडी हो रही थी। कॉमरेड जनरल ने बाकियों से पूछा कि ये फोटो असली है या कोई प्रैंक कर रहा है। उन्होंने कंफर्म किया था कि वो फोटो बिल्कुल असली थी। सभी होस्ट अलग अलग देशों में कुछ ना कुछ हरकतें कर रहे थे। फोर्थ होस्ट का निजा साइबेरिया और ओनेग ऑस्ट्रेलिया में अपना काम कर रहा था। उसके आसपास के सभी लोग उसे देखकर हैरान थे। हागन द एनालाइजर अलग अलग जगहों पर ह्यूमंस को कन्फ्रंट करने पहुंच गया। कुछ लोग उसके करीब जाकर स्पेस गॉड को स्टडी करने की कोशिश कर रहे थे। इसोन मायामी बीच पे था। वहाँ के लोग इसोन को देखकर हैरान थे। हेलीकॉप्टर्स इसोन के आसपास मंडराने लगे। इसोन समुद्र में एक शिप के बहुत पास था। उस शिप पर जो लोग थे वो बहुत डर चुके थे। पास में एक छोटे बोट पर एक कपल भी था। उनमें से एक का नाम था हैरी, और वो अपने पार्टनर को समझा रहा था कि ये सब रियल नहीं है, ये किसी साइफाई मूवीज में यूज होने वाले आउटफिट की तरह ही है। लेकिन वो लड़की बहुत डर गई थी और वो हैरी को बीच पे वापस चलने को बोल रही थी। थोड़ी ही देर में इसोन किसी को भी कोई भी तकलीफ न देते हुए पानी के अंदर चला गया।
वो लिटरली उस जगह से वैनिश हो चुका था। वो डिविएंट्स की सिटी लेमिरिया की ओर बढ़ने लगा। एक डिविएंट क्राफ्ट लेमिरिया सिटी के एंट्रेंस की ओर बढ़ने लगा। वो क्राफ्ट लेमिरिया सिटी में पहुंच गया। दूसरी तरफ डिविएंट्स लीडर टोड और बाकी डिविएंट्स कॉम्बैट देखने के लिए बहुत एक्साइटेड थे। टोड ने फाइट शुरू करने के ऑर्डर्स दिए। ये एक मौत का खेल था जो कि डिविएंट्स के लिए एक और जरिया था जिससे वो अनवांटेड म्यूटेंट्स को निपटा सके। टोड ने थेना को वेलकम किया और उसे उसके एंटरटेनमेंट के लिए ये फाइट उसको डेडिकेट कर दी। लेकिन थेना इससे बिल्कुल खुश नहीं थी। उसने कहा कि यह एक अनफेयर मैच है। क्रो ने थेना की ओर से माफ़ी मांगी और थेना को रोकने की कोशिश की, लेकिन डिविएंट्स बहुत एक्साइटेड थे इस बैटल को देखने के लिए। क्रो के इस बर्ताव से थेना खुश नहीं थी। उसने कहा कि अपने लिए वो खुद बोल सकती है। उसने कहा कि ये अगली दिखने वाले डिविएंट्स की स्पीचेस ने फर्स्ट टाइम एक स्टेबल फॉर्म प्रोड्यूस किया है, लेकिन फिर भी अपने ईगो की वजह से उस रैंसक को रिजेक्ट का नाम देकर उसे उस म्यूटेटेड मॉन्स्टर के पास मरने के लिए छोड़ दिया। क्रो ने कहा कि रिजेक्ट को अंडर एस्टिमेट बिल्कुल मत करो। वो एक बहुत अच्छा फाइटर है और उसके थोड़े बहुत जीतने के चांसेस है। थेना को ऐसा नहीं लग रहा था। कर्कस आगे बढ़ने लगा। थेना रैंसक के लिए डर गई और उसे मदद करना चाहती थी, लेकिन क्रो ने उसे रोका और कहा कि वो अब कुछ नहीं कर सकते। क्रो ने थेना को कहा कि वो अपनी सिंपैथीज एक आउटकास्ट पे जाया कर रही है। उधर रैंसक खुद को डिफेंड करने लगा। रैंसक एक बहुत ही फियरलेस वॉरियर था। उसने अपने वेपन से कर्कस पे अटैक करना स्टार्ट कर दिया। रैंसक के इस हमले से कर्कस घायल हुआ। कर्कस गुस्से में था। उसने रैंसक से पूछा कि वो उसे क्यों मार रहा है। तुम भी बाकियों की जैसे ही निकले ना। कर्कस को बात करते देखकर सब हैरान हो गए थे। फाइनली कर्कस ने गुस्से में आकर अपने चाले चलना शुरू कर दिया। उस वजह से बाकी डिविएंट्स को लगा कि रिजेक्ट के लिए ये उसका आखिरी दिन होगा। रैंसक ने कर्कस के चेहरे और पैरों पर अटैक करना शुरू कर दिया। कर्कस घायल हो चुका था। उस अटैक की वजह से ना ही वो कुछ देख पा सकता था, ना ही वो अपने पैरों पर खड़े हो पा रहा था। रैंसक के सामने ये तो खोदा पहाड़ निकला चूहा जैसा था। जब जब कर्कस खड़े होने की कोशिश करता था वो गिर जाता था और उसके गिरने की वजह से बैटल अरीना को बहुत बड़ी डैमेज हो रही थी। रैंसक समझ चुका था कि यही मौका है जहां वो अपना आखिरी दाव इस्तेमाल कर ये खत्म कर सकता है। रैंसक और फ्यूरियस हो गया। रैंसक ने कर्कस पर अपना आखिरी और मोस्ट पावरफुल अटैक कर दिया। उस हमले से कर्कस गिर गया। सबको लगा कि रिजेक्ट ने कर्कस को हरा दिया है, लेकिन रैंसक यहाँ तक नहीं रुका था। वो बार बार कर्कस पे अटैक किए जा रहा था। बाकियों ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन रैंसक ने किसी की नहीं सुनी। अब कर्कस को पिटने के बजाय वो सिक्योरिटी गार्ड्स की तरफ घूमा। गार्ड्स ने उसे वार्न किया और उसे सरेंडर करने को कहा, वरना वो उसे शूट कर देंगे। ऐसे उन्होंने उसको धमकी दे दी। लेकिन इस पगड़े को तो सबको पिटने का भूत सवार था ना, ये कहाँ सुनने वाला था। रैंसक ने सिक्योरिटी गार्ड्स पर हमला बोल दिया। रैंसक ने अपनी पावर रॉड से गार्ड्स पर अटैक करना शुरू कर दिया था। भाई सबके मजे में ले रहा था और सबको धो डाला उसने। तभी एक गार्ड ने अपनी गन निकाली और वो रैंसक पे अटैक करने ही वाला था, लेकिन तभी रैंसक को इस बात का एहसास हुआ और उसने वो गन छीनकर उसी पे पॉइंट कर दी। सभी गार्ड्स डर गए थे। वो समझ चुके थे कि रैंसक को रोकना अब उनके बस की नहीं थी, तो इसलिए उन्होंने रीइंफोर्समेंट की मांग की और गार्ड्स को बुलाया। और एक गार्ड्स का ग्रुप वहाँ पे आया और उन्होंने रैंसक पर अटैक करना शुरू कर दिया। रैंसक अटैक की वजह से नीचे गिर गया। रैंसक ने अपना वेपन उठाया और उन सब पर फायरिंग करना स्टार्ट कर दिया। रैंसक ने सभी गार्ड्स को एक सिंगल शॉट से घायल कर दिया था और गार्ड्स आए और उन्होंने रैंसक को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो भी रैंसक के सामने कम पड़ रहे थे। रैंसक को पकड़ के रखने में बहुत उन्हें मुश्किल हो रही थी। तभी अचानक रैंसक ने एक गार्ड पर अटैक कर दिया। उसने एक गार्ड को नॉकआउट करते हुए दूसरे को एक स्ट्रॉन्ग पंच ठोक डाला। उस पंच की वजह से उस गार्ड का आर्मर ही टूट गया। भाई का तो भाई 2.5 किलो का निकला। सभी ने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि रैंसक सबका ये हाल कर देगा। सभी अपने ख्याली पुलाव में जी रहे थे कि कर्कस आएगा और रैंसक के वाट लगा देगा, लेकिन यहाँ पर हुआ कुछ और ही। खाली फोकट रैंसक को किलिंग मशीन नहीं बोलते हैं। अब सभी गार्ड्स को पिटने के बाद रैंसक ऑडियंस की ओर बढ़ा। रैंसक गुस्से से पगला गया था, जैसे कि किसी पागल कुत्ते ने उसे काटा हो। सभी को मारने पे तुला था वो, लेकिन रैंसक का रेज इतना बढ़ चुका था कि उससे आग झलकने लगी। एक इंटेंस एनर्जी पूरे बैटल एरिना में फैल गई। क्रो थेना की ओर तरफ मुड़ा और उससे पूछा कि ये सब देखने पर अब उसका क्या ख्याल है। थेना ने कहा कि ये तो एक डिस्ट्रॉयर है। रैंसक उन सभी स्पेक्टेटर्स को देख के गुस्से में था और आई हेट यू जोर से बोलने लगा। उसने सबको धमकी दी। क्रो ने सब कहा कि
बहुत सालों बाद डिविएंट स्पीसीज में एक अब इम्प्रूवमेंट आने लगी है। थेना रैंसक के लिए सैड फील कर रही थी, तभी टोड ने सबको शांत किया और रिजेक्ट को अब जीने का कोई हक नहीं है ऐसे बोला। उसने रिजेक्ट को डिस्ट्रॉय करने के ऑर्डर्स दिए। डिविएंट्स टोड के ऑर्डर्स फॉलो करने ही वाले थे, लेकिन तभी अचानक पूरा एरिना हिलने लगा जैसे कोई भूकंप ही आया हो। उस अर्थक्वेक से पूरा एरिना डिस्ट्रॉय हो गया था। सब अपने आप को बचाने में जुट गए। क्रो ने थेना को गिरते हुए बचाया। डिविएंट्स ट्रूप्स ने कुछ ऐसा देखा था कि उनकी फटी पड़ी थी। यह तबाही के पीछे सिर्फ एक ही पर्सन था और वो दूसरा तीसरा कोई नहीं था, बल्कि फोर्थ होस्ट का इसोन था। डिविएंट्स ने इसोन पे फायरिंग करना स्टार्ट कर दिया। इसोन को पावर सिस्टम की अच्छी जानकारी थी, उसकी अच्छी समझ थी। उसने डिविएंट्स के वेपन सिस्टम से सारी पावर को एब्जॉर्ब कर ली। इसोन धीरे धीरे पूरे शहर से पावर एब्जॉर्ब करने लगा। उस वजह से रैंसक और रोडियंस के बीच का जो इलेक्ट्रिक बैरियर था वो अब निकल चुका था। रैंसक को इसकी भनक लग गई। इस बात को चेक करने के लिए उसने अपना हाथ धीरे धीरे बैरियर की जगह पर बढ़ाया। रैंसक अब डिविएंट्स की कैद से आज़ाद हो चुका था। और यहाँ पर इस कॉमिक्स के 9th इशू की स्टोरी खत्म होती है। अब कुछ भी हो सकता है, क्योंकि एक तरफ रैंसक डिविएंट्स की कैद से आज़ाद हो चुका है और दूसरी तरफ इसोन भी सभी डिविएंट्स को पेलने में लगा है। रैंसक अपना रिवेंज लेने की बिल्कुल कोशिश करेगा और हमें तो कर्कस का आगे क्या हुआ ये भी तो जानना है। सो आगे की स्टोरी जानने के लिए अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस करो, क्योंकि अगर आपने ये नहीं किया तो आपको इसका अपडेट्स नहीं मिलेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट अब आने वाला है, सो वीडियो बिल्कुल भी मिस मत करना। और अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दो। और अगर आपको कोई भी सवाल पूछना है या आपको कुछ शेयर करना है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप मेंशन कर सकते हो। मैं जल्द से जल्द सभी कमेंट्स को रिस्पॉन्ड देने की कोशिश करूँगा। और एमटीसी पर नए हो तो प्लीज़ जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दो। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, स्टे होम, स्टे हैप्पी एंड स्टे सेफ।